नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जो कहानियों से बुनी है जी। जहां शाम ढलते कॉलेज के लॉन में कुछ दोस्त जमा होते हैं। हाँ, और एक कहानी सुनाने वाला होता है। बिल्कुल। एक शख्स माणिक मल, वो उन्हें जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं से मिलाता है। हाँ। हम बात कर रहे हैं धर्मवीर भारती के कालजयी उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा की। जी, 1952 में आया था ये उपन्यास, पर इसकी बात आज भी उतनी ही नहीं लगती है। सही कहा। जरा सोचिए, वो माहौल, हल्की उदासी वाली शाम है, दोस्त उत्सुक हैं और माणिक मल की आवाज, वो एक रहस्य बुन रहे हैं। वो कहते हैं हर आदमी की जिंदगी में सूरज के 6 घोड़े होते हैं, पर कुछ ही लोगों को 7वां घोड़ा मिलता है। हाँ, और वही उसे उसकी मंजिल तक ले जाता है। ये सीधी जहन में उतर जाती है। बिल्कुल, एक पहेली जैसी है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी जी कि इस उपन्यास की परतें खोलें, माणिक की वो 3 कहानियां, जी, और उनकी जरिए उस 7वें घोड़े का गहरा अर्थ, उसका दर्शन, उसे समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा, ये उपन्यास अपनी बनावट में ही बहुत अलग है। हाँ, सीधी कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानियों का एक जाल है, समझिए, बहुत खूबसूरत जाल। अच्छा। माणिक मल इसमें सूत्रधार हैं। वो 3 महिलाओं की कहानियां सुनाते हैं, जमुना, लिली और सतरंगी। कहानियां अलग लगती हैं, पर कहीं गहरे में जुड़ी हुई हैं, और इनके जरिए प्रेम की परिभाषाएं, समाज की दिक्कतें और जिंदगी के बड़े सवाल उठते हैं। हाँ, मानवीय अस्तित्व के बुनियादी सवाल। तो इस चर्चा में हमारा लक्ष्य सिर्फ कहानी कहना नहीं है। नहीं, बिल्कुल। बल्कि इन किरदारों के जरिए जो सवाल उठाए गए हैं उन्हें समझना है। सही। हम देखेंगे कि ये कहानियां कैसे अपने समय का आईना है, उनके प्रतीक क्या है, और सबसे जरूरी, वो 7वां घोड़ा क्या है। हाँ, आखिर वो 7वां घोड़ा है क्या, जिसका जिक्र माणिक बार बार करते हैं। ये सिर्फ लिटरेचर की बात नहीं, बल्कि जीवन को देखने का एक नया नजरिया खोजने जैसी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी माणिक मल्ल हमें जमुना से मिलाते हैं। जी, जमुना। उपन्यास में जमुना का चित्रण है एक बेहद मासूम, गरीब, साधारण सी लड़की। हाँ, बहुत ही सीधी साधी। और उसका प्रेम भी वैसा ही, निर्मल, खामोश, त्याग से भरा हुआ। बिना किसी मांग वाला प्रेम। हाँ, कहानी बताती है कि वो माणिक से बहुत गहराई से जुड़ी है, बस समर्पण है। लेकिन कहानी यही दुखद हो जाती है। हाँ, यही मोड़ आता है। समाज की कठोरता, गरीबी, हालात, ये सब मिलकर उसके इस प्रेम को कुचल देते हैं। हाँ, उसके छोटे छोटे सपनों को बेरहमी से कुचल देते हैं। और शायद सबसे तकलीफदेह बात यह है कि माणिक समझ नहीं पाता। हाँ, माणिक, जिससे वो इतना प्रेम करती है, उसकी भावनाओं की गहराई, उसके चुपचाप किए गए त्याग को या तो समझ नहीं पाता या शायद समझना ही नहीं चाहता। ये बहुत मार्मिक है। जमुना जैसे धीरे धीरे धुंध में खो जाती है, उसकी आंखों में एक सवाल तैरता रहता है, क्या सच्चे निश्चल प्रेम की किस्मत में हमेशा हारना ही लिखा है। जमुना की कहानी वो उस समय के समाज का, खासकर निम्न मध्यम वर्ग की जो मजबूरियां थीं, उनका एक बहुत ही पोइनियंट चित्रण है। बिल्कुल। यहाँ हमें साफ दिखता है, सामाजिक दबाव है, पैसों की तंगी है, और उसके सामने एक इंसान का प्रेम हार रहा है। ये सिर्फ जमुना की अपनी ट्रेजेडी नहीं है, ये सवाल खड़ा करती है कि क्या हमारा समाज या हमारे हालात इतने ताकतवर हैं कि वो सबसे पवित्र भावनाओं को भी रौंद दें। तो आप कह रही हैं कि माणिक का उसे ना समझना, क्या ये सिर्फ उसकी अपनी नासमझी थी, या उस दौर के समाज की सोच, पुरुषों की आम सोच का हिस्सा था, जहां ऐसी साधारण लड़कियों के जज्बात नजरअंदाज कर दिए जाते थे। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। उपन्यास इस पर सीधा फैसला नहीं सुनाता, पर इशारा जरूर करता है। अच्छा। माणिक का जमुना के प्रेम को न समझ पाना, हाँ, उसकी अपनी सीमाएं दिखाता है, पर साथ ही ये उस बड़ी सामाजिक उदासीनता का भी प्रतीक है। जहां गरीबी और साधारण होने की वजह से किसी के गहरे एहसासों को अहमियत नहीं दी जाती। बिल्कुल। जमुना का वो मौन सवाल, वो सिर्फ माणिक से नहीं, पूरे समाज से है, और यही चीज इस कहानी को आज भी उतनी ही रेलेवेंट बनाती है। सही कहा। क्या हम आज भी अपने आसपास की जमुनाओं के मौन को सुन पाते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, जमुना की इस खामोश दुनिया से निकलकर माणिक हमें एक बिल्कुल अलग किरदार से मिलवाते हैं, लिली। हाँ, लिली। यहाँ कहानी का रंग, माहौल सब एकदम बदल जाता है। लिली जमुना के एकदम उलट है। बिल्कुल आधुनिक है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ी है, आत्मनिर्भर है, और अपने विचार रखने में हिचकिचाती नहीं। जी। लिली का प्रेम भी पारंपरिक नहीं है जैसा उपन्यास में दिखाया है। उसका आकर्षण शायद बौद्धिकता से है,
बाहरी चमक धमक, एक तरह की जिद, इससे ज्यादा प्रेरित लगता है। हाँ, उसका प्रेम थोड़ा अलग किस्म का है। उसकी जिंदगी बाहर से देखो तो शायद ज्यादा आकर्षक लगे, ज्यादा पूरी लगे, पर कहानी जैसे जैसे खुलती है महसूस होता है कि अंदर कहीं एक गहरा खालीपन है, एक बेचैनी है। वो माणिक तो चुनौती भी देती है। एक बहुत यादगार डायलॉग है उसका, प्यार में सोचने की नहीं, जीने की हिम्मत चाहिए। हाँ, बहुत मशहूर पंक्ति है ये। लेकिन विडंबना देखिए, माणिक उसे भी पूरी तरह समझ नहीं पाता, या शायद उसके प्रेम के इस रूप को स्वीकार नहीं कर पाता। लिली की कहानी वो उस दौर में जो आधुनिकता आ रही थी और उसके साथ जो उलझनें थीं, उनका प्रतीक है। अच्छा, वो आज़ादी चाहती है, अपनी शर्तों पर जीना चाहती है, लेकिन ये आज़ादी उसे कहीं ना कहीं अकेला भी कर देती है। उसका प्रेम शायद वो पारंपरिक समर्पण वाला नहीं है, बल्कि बराबरी और इंटेलेक्चुअल पार्टनरशिप की तलाश वाला है। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि क्या उस समय का समाज या माणिक खुद इस नए तरह के प्रेम के लिए, इस आजाद औरत के लिए तैयार था? ये दिलचस्प है। तो क्या लिली की आधुनिकता, उसकी आजादी ही उसके अकेलेपन का कारण बनी, या फिर माणिक के अपने आदर्श उसकी कहीं ना कहीं दबी हुई पारंपरिक सोच आड़े आ गई? शायद दोनों बातें हैं। लिली का किरदार इसी मुश्किल को दिखाता है कि आधुनिकता और स्वतंत्रता सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं है, वो गहरे भावनात्मक संघर्ष भी साथ लाते हैं। समाज उसे पूरी तरह अपनाता नहीं, और माणिक जो शायद मन ही मन पारंपरिक मूल्यों से जुड़ा है, वो भी लिली की इस अलग तरह की भावना को पूरी तरह अपना नहीं पाता। तो एक तरफ देखिए, जमुना का प्रेम समाज की भेंट चढ़ गया। सही। दूसरी तरफ लिली का प्रेम शायद आधुनिकता और व्यक्तिवाद की कश्मकश में उलझ गया। भारती जी यहाँ ये दिखा रहे हैं कि प्रेम कितना मल्टी फैसेटेड है, पर समाज और व्यक्ति उसे अक्सर कितने छोटे दायरों में देखते हैं। जमुना का समर्पण और लिली की बौद्धिकता, प्रेम के ये दो बिल्कुल अलग रंग देखने के बाद माणिक हमें तीसरी कहानी की तरफ ले जाते हैं। हाँ, और शायद सबसे रहस्यमयी कहानी। बिल्कुल, ये कहानी है सतरंगी की। सतरंगी का परिचय ही बाकी दोनों से एकदम अलग है। जी। वो किसी एक व्यक्ति की प्रेमिका के तौर पर नहीं आती। उपन्यास उसे प्रेम का, करुणा का, यहाँ तक कि मानवता का एक बड़ा प्रतीक बनाकर पेश करता है। सही कहा, एक व्यापक प्रतीक। उसका नजरिया कमाल का है। वो हर इंसान में, हर परिस्थिति में, यहाँ तक कि पीड़ा और कुरूपता में भी सुंदरता और प्रेम का कोई गहरा मतलब खोज लेती है। उसका जुड़ाव किसी एक से नहीं, बल्कि जैसे पूरे अस्तित्व से महसूस होता है। और माणिक स्वाभाविक है, उसकी ओर खींचता है। हाँ। उपन्यास बताता है कि उसे सतरंगी में अपनी ही आत्मा का अक्स, एक ऐसी समझ दिखती है जो उसे कहीं और नहीं मिली। जैसे एक आईना। हाँ बिल्कुल, जैसे एक आईना है जिसमें माणिक खुद को ज्यादा साफ देख पाता है। सतरंगी का किरदार वास्तव में काफी हद तक सिंबॉलिक है। उसका विश्लेषण करते हुए हमें यथार्थ की जमीन से थोड़ा ऊपर उठना पड़ता है। अच्छा? वो शायद उस आदर्श प्रेम, उस गहरी मानवीय संवेदना और समझ का प्रतीक है जो दुनियावी सीमाओं, सामाजिक बंधनों और निजी अहंकार से परे हैं। वो एक संभावना है, एक दर्शन है जिसे माणिक छूना चाहता है। तो क्या सतरंगी सच में कोई हाड़ मास की इंसान है, या सिर्फ एक विचार, एक आदर्श जिसे माणिक अपने मन में बना रहा है? ये थोड़ी अस्पष्टता क्यों रखी है लेखक ने? हाँ, और यही अस्पष्टता इस किरदार की खूबी है। भारती जी उसे जानबूझकर थोड़ा रहस्यमयी रखते हैं। अच्छा? वो भौतिक भी है और उससे परे भी। शायद वो ये दिखाना चाहते हैं कि प्रेम का ये सबसे ऊंचा रूप, ये गहरी समझ, पूरी तरह पकड़ में आने वाली चीज नहीं है। मतलब ये एक खोज है। हाँ, ये एक लगातार चलने वाली खोज है। सतरंगी का सबसे जरूरी संदेश उसके एक संवाद में है, जो वो कहती है, प्रेम को समझने के लिए बुद्धि नहीं, हृदय का साहस चाहिए। वाह! ये एक वाक्य जैसे पूरे उपन्यास का सार है, उसका सेंट्रल आइडिया। बिल्कुल। और यहीं से वो सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या सतरंगी ही सातवां घोड़ा है? हाँ, क्या सतरंगी ही वो सातवां घोड़ा है, या वो उस सातवें घोड़े तक पहुंचने का रास्ता दिखाने वाली प्रेरणा है? वो उस दिशा की तरफ इशारा करती है जिसे माणिक खोज रहा है। वो साहस की बात करती है जो शायद जमुना और लिली की कहानियों में कहीं गुम हो गया था। तो इन तीनों कहानियों के जरिए जमुना का मौन त्याग, लिली की बेचैन आधुनिकता और सतरंगी की वो रहस्यमयी व्यापकता, इनके जरिए माणिक आखिर कहना क्या चाहता है?
किस नतीजे पर पहुंचना चाहता है। हाँ, मतलब इन सब का निचोड़ क्या है? वही, वो सातवां घोड़ा आखिर है क्या चीज? ऐसा लगता है कि माणिक इन कहानियों से जीवन को देखने का एक बड़ा फलसफा, एक फिलॉसफी पेश कर रहा है। वो पूछ रहा है क्या हमारी जिंदगी सिर्फ उन 6 घोड़ों की दौड़ तक ही सीमित है जिन पर हम सब सवार हैं? वो 6 घोड़े जिन्हें दुनिया सफलता मानती है। हाँ, सुरक्षा, यथार्थ, ये सब। हाँ बिल्कुल। या फिर कोई 7वीं दिशा भी है, कोई अनदेखा आयाम भी है जहाँ जीवन का असली मतलब, आत्मा का सुकून, प्रेम की गहराई, ये सब मिलता है। हाँ, माणिक के अनुसार, और जैसा उपन्यास में डिटेल में बताया है, सूरज के ये 6 घोड़े जीवन के वो आम जाने पहचाने पहलू हैं। हाँ, जिन्हें जरूरी भी समझा जाता है। बिल्कुल। ये हैं धन और भौतिक सुरक्षा की दौड़, मोह या गहरा लगाव जो अक्सर बंधन बन जाता है, सही, वासना और शारीरिक आकर्षण, महत्वाकांक्षा, पद प्रतिष्ठा की चाह, समाज के बनाए नियम कानून परंपराएं, और आखिर में हमारे कर्तव्य और जिम्मेदारियां। ज्यादातर लोग इन्हीं 6 घोड़ों पर सवार होकर अपनी जिंदगी की यात्रा पूरी कर लेते हैं। हाँ, इसी दौड़ को जीवन मान लेते हैं। ये तो जीवन जीने का एक स्थापित जाना पहचाना तरीका है। तो फिर वो 7वां घोड़ा क्या है जो इतना दुर्लभ है और इतना जरूरी? 7वां घोड़ा इन सब से अलग है और शायद इसीलिए दुर्लभ है। अच्छा। वो है कल्पना की उड़ान, क्रिएटिविटी, कला की समझ। वो है शुद्ध, बिना शर्त वाला प्रेम। वो गहरी करुणा जो हमें सतरंगी में दिखती है। आत्मा का विस्तार। हाँ, आत्मा का विस्तार, भौतिकता से परे जाकर सच और सुंदरता को महसूस करने की क्षमता। ये वो चीज है जो जीवन को सिर्फ जीने लायक नहीं बल्कि सार्थक बनाती है। ये हमारे रोजमर्रा के होने को एक गहरा मतलब, एक ऊंचाई देती है। और इसका महत्व क्या है, मतलब क्यों जरूरी है इसे पहचानना? इसका महत्व इसलिए है क्योंकि भारतीय जी मानते हैं कि जो व्यक्ति इस 7वें घोड़े को पहचान लेता है, उसे साध लेता है और उस पर सवार होने का साहस दिखाता है, वही जीवन की असली गहराई समझ पाता है। हाँ, वही जीवन की असली गहराई, उसके असली सौंदर्य और अर्थ को समझ पाता है। ये सिर्फ एक भौतिक दौड़ नहीं रह जाती, ये एक आत्मिक यात्रा बन जाती है। अच्छा। ये उन सीमाओं को तोड़ना है जो हमने या समाज ने अपने चारों ओर खींच रखी हैं। ये एक तरह से चेतना का विस्तार है। और उपन्यास का अंत भी इसी रहस्य को और गहरा कर देता है ना? हाँ बिल्कुल। माणिक अपनी कहानियां खत्म करता है, दोस्त हैरान हैं, सोच में डूबे हैं, और वो बस एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहता है, मेरी कहानियों के किरदार कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। और शायद तुम सब भी। ये सुनकर तो पढ़ने वाला भी चौंक जाता है। हाँ बिल्कुल। उसके दोस्त सोच में पड़ जाते हैं, क्या ये पात्र, ये घटनाएं सच थी? क्या जमुना, लिली, सतरंगी सच में थी, या वो माणिक की कल्पना थी, या शायद माणिक के अपने ही जीवन के अलग अलग रूप थे? या फिर एक और संभावना, क्या माणिक खुद ही वो 7वां घोड़ा बन गया था? अच्छा, मतलब एक कहानी सुनाने वाला जो अपनी कहानियों से दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाए, उन्हें उन 6 घोड़ों की दौड़ से परे सोचने पर मजबूर करे। हाँ, ये सवाल अनुत्तरित रह जाता है। और शायद यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी खूबी है। बिल्कुल, कि ये कोई बना बनाया जवाब नहीं देता, बल्कि पाठक को सोचने पर, अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। उपन्यास का जो केंद्रीय संदेश है वो बहुत साफ है, और वो सतरंगी के शब्दों में ही गूंजता है कि असली समझ बुद्धि से नहीं, हृदय के साहस से आती है। हाँ, जीवन की सच्ची समझ, प्रेम की गहराई, ये सिर्फ दिमागी विश्लेषण, तर्क या सामाजिक नियमों से नहीं आती। वो आती है गहरे अनुभव से, संवेदना से, सहानुभूति से, और सबसे बढ़कर हृदय के साहस से। जोखिम उठाने का साहस, महसूस करने का साहस। बिल्कुल। और ये उपन्यास हमें ये भी बताता है कि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक 7वां घोड़ा सोई हुई हालत में मौजूद है। हमारे अंदर? हाँ, हमारे अंदर कल्पना की शक्ति है, प्रेम करने और पाने की अपार क्षमता है, अपनी आत्मा को फैलाने की संभावना है। जरूरत है उसे पहचानने की, उसे जगाने की, और फिर उस पर सवार होने का साहस जुटाने की। हाँ, ये एक तरह का बुलावा है, अपनी खींची हुई लकीरों से बाहर निकलो, अपने अंदर की उस रोशनी को खोजो जो जीवन को अर्थ दे सकती है। तो संक्षेप में कहें, धर्मवीर भारती का सूरज का 7वां घोड़ा सिर्फ कुछ प्रेम कहानियों का गुच्छा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रेम के अलग अलग रूप, समाज की विडंबनाएं, जीवन के संघर्ष और सबसे बढ़कर आत्म खोज की एक गहरी,
सिंबॉलिक और दार्शनिक यात्रा है। सही कहा। माणिकमल के जरिए भारती जी हमें इंसानी रिश्तों की जटिल भूल भुलैया में ले जाते हैं और जीवन के अर्थ की उस अनथीन तलाश पर सोचने को मजबूर करते हैं, जो शायद हम सब कहीं ना कहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये चर्चा खत्म करते हुए एक विचार हवा में रह जाता है। क्या हमारे अपने जीवन में भी ऐसे पल, ऐसे अनुभव, ऐसे लोग या कोई कला, ऐसी चीजें हैं जो हमें उन रोजमर्रा के 6 घोड़ों की दौड़ से परे कुछ और सोचने, कुछ और महसूस करने पर मजबूर करती है? सोचने वाली बात है। हमारे लिए वो व्यक्तिगत 7वां घोड़ा क्या हो सकता है? क्या वो कल्पना की उड़ान है, किसी कला का बनाना है, प्रकृति से जुड़ना है? किसी के लिए गहरा निस्वार्थ प्रेम है या सत्य की कोई आध्यात्मिक खोज है? इसको पहचानना। हाँ, इसे पहचानना और फिर उस पर सवार होने का साहस जुटाना, शायद यही जीवन को उसकी पूरी गहराई और सार्थकता में जीने का रास्ता हो। इस पर सोचना यकीनन सार्थक हो सकता है।